अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीडियो गेम के बारे में जो बच्चों को हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर घर में खिलानी चाहिए। और इस वीडियो गेम के बारे में साइंसदानों ने बहुत सी रिसर्च की है और फिर उस रिसर्च के नतीजे में हमें इस वीडियो गेम के बारे में बताया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों से दिमाग की साइंस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और देखा जा रहा है कि वो कौन से पढ़ने के तरीके हैं जिनसे दिमाग जल्दी चीज़ें सीख लेते हैं। और उसके लिए हम एमआरआई का सहारा ले रहे हैं। हम हर टेक्निक को दिमाग के स्कैन से जांचते हैं और देखते हैं कि पढ़ने की हर टेक्निक का दिमाग के स्कैन्स में क्या रिजल्ट आता है। और फिर उन टेक्निक्स के बारे में साइंसदान हमें मतला करते हैं जो कि दिमाग को अच्छे तरीके से चेंज करती हैं, जो कि दिमाग को अच्छे तरीके से बदलती हैं और हमारे नए और उन टेक्निक्स को ख़त्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता क्लासरूम से जिनसे हमारे दिमाग पर कोई असर नहीं आता। तो उनमें से एक चीज़ वीडियो गेम्स है, क्योंकि हमारे बच्चे वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसी वीडियो गेम्स अपने बच्चों को दें जिनसे उनकी जहानत बढ़े। तो आज सबसे पहले मैं आपको मेमोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज की न्यूरोसाइंस ये कहती है कि दिमाग और मेमोरी के बारे में हर इंसान को पता होना चाहिए। इसलिए मैं पहले आपको बताऊंगा कि मेमोरी क्या होती है और फिर ये बताऊंगा कि किस तरीके से ये गेम हमारे दिमाग को तेज करती है ताकि आप पूरी कहानी को समझ सकें। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि सिंपल तरीके में अगर बयान किया जाए, आसान तरीके में, तो हमारी 3 मेमोरीज होती हैं। 3 किस्म की मेमोरीज होती हैं। पहली को सेंसरी मेमोरी कहते हैं, दूसरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं और तीसरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। हर मेमोरी में डेटा आता है, जिस तरह ये सेंसरी इनपुट्स हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन जब ये सेंसरी मेमोरी में आता है तो ज़्यादातर डेटा हम लूज कर देते हैं, भूल जाते हैं, गुम हो जाता है। और बहुत कम डेटा आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है और वो भी ऐसे ही होता है कि उसमें भी ज़्यादातर डेटा हम भूल जाते हैं। और फिर बहुत कम डाटा हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ को लाने के लिए और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ को ले जाने के लिए कुछ खास टेक्निक्स की ज़रूरत होती है जो कि अगली वीडियोस में बताई जाएंगी। जब सेंसरी मेमोरी की बात करते हैं तो ये हमारी हिस्स से आती है, देखने की हिस्स से, सूंघने की सेंस से, बोलने की सेंस से, टच करने की सेंस से। इन तमाम सेंसेस से जो हमारे पास डेटा आता है वो सेंसरी मेमोरी में स्टोर होता है। इसका मतलब ये है कि आंख के साथ एक छोटी सी मेमोरी लगी हुई है, आपके बॉडी के टच के साथ एक छोटी सी मेमोरी लगी हुई है। इसी तरीके से सुनने के साथ एक छोटी सी मेमोरी लगी हुई है जिसमें जो भी इनपुट हमें दुनिया से मिलती हैं, एनवायरनमेंट से मिलती हैं, वो थोड़ी देर उस मेमोरी में स्टोर होती हैं और उसके बाद वो मेमोरी उसे ऐसी शक्ल में ढालती है जिसे आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे एसटीएम कहा जाता है, वो जान सके, प्रोसेस कर सके। तो मेरे पास यहाँ पर सेंसरी मेमोरी है, इसमें डेटा आ रहा है, इसमें डेटा हम भूल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ चीज़ों को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में और उसी तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी डाटा बाहर जा रहा है, हम भूल रहे हैं और फिर उसमें से कुछ डेटा को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज कर रहे हैं। तो जब भी आपके हाथ पर कोई भीड़ बैठता है तो फौरन आपकी सेंसरी मेमोरी एक्टिवेट होती है। सेंसरी मेमोरी बहुत छोटी होती है, इसका स्पैन टाइम बहुत कम होता है। सेंसरी मेमोरी बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होती है। इसे कुछ जगहों पर 2 सेकंड के बारे में बताया गया कि 2 सेकंड हम अपनी सेंसरी मेमोरी को रिटेन कर सकते हैं और उसके बाद या तो वो शॉर्ट टर्म में जाएगी या हम उसे भूल जाएंगे। और फिर इसी तरीके से हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जब सेंसरी मेमोरी से डेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है तो उसे हमें 30 सेकंड तक अपने पास रिटेन रख सकते हैं और उसके बाद या तो हमने उसको भूलना है या फिर हमने उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो डेटा महफूज रह सकता है। अगर हमने उसको अच्छे तरीके से सेव कर लिया तो हम सालों साल के बाद भी उस मेमोरी को, उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो मैं आपको आसानी के लिए एग्जांपल देता हूं कि हमारे घर में एक लाइब्रेरी है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लाइब्रेरी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है जिसमें बहुत सी किताबें हैं और आपने एक किताब पढ़नी है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से एक किताब उठाएंगे और आप अपने मेज पर रख लेंगे। तो ये जो मेज है जिस पर ये किताब पड़ी हुई है, जो आपकी एक मेमोरी है, सिंपल छोटी सी मेमोरी है, कोई याददाश्त है पुरानी, उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहेंगे। और शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके माथे की तरफ होती है, आगे की तरफ होती है सर के, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और उसके बाद इस किताब को जब आप खोलकर लैंप की रोशनी में इससे डाटा पढ़ना शुरू करेंगे और उसको प्रोसेस करना शुरू करेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे, उसके नोट्स लेंगे, तो इस वक्त आप एक और मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, उसे वर्किंग मेमोरी कहते हैं। तो वर्किंग मेमोरी, साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, वर्किंग मेमोरी, जो कि फिजिकल मेमोरी नहीं है लेकिन ये एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें डाटा को
देखकर डाटा को प्रोसेस किया जाता है और उसकी बेसिस पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। वर्किंग मेमोरी बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, इसे मैं WM कहूंगा, और इसमें आप 7 आइटम स्टोर कर सकते हैं, +-2 यानी 5 से 9 तक आप आइटम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब कई ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं जिनसे आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ये 7 से आप 11-12 तक भी पहुंच सकते हैं अगर आप आइटम स्टोर करना चाहते हैं। और ऐसी ही एक टेक्निक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वर्किंग मेमोरी के बारे में जानना बहुत अहम है क्योंकि ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसका काम यह है कि इसने डाटा लेकर उसको प्रोसेस करना है और मुश्किल चीजों के और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, 2-2 सेकंड के प्रॉब्लम्स हैं जिनके आपने सोल्यूशन ढूंढने हैं। इसमें 3 किस्म के हिस्से होते हैं। मैं आपको सिंपल, आपने इस तस्वीर से परेशान नहीं होना, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें फोनोलॉजिकल लूप्स होती हैं जिसमें जो आवाज आती है वो स्टोर करते हैं। इसमें हमारे पास विजुअल स्पेशियल स्केच पैड होता है जिसमें जो तस्वीरें आती हैं और जो लोकेशन होती है, जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, उसका डेटा भी स्टोर होता है। और फिर इन दोनों को यूटिलाइज करके हम एक कहानी बनाते हैं जिसे एपिसोडिक बफर कहा जाता है, जो कि इन दोनों को कंबाइन करता है और इंफॉर्मेशन बनाता है जिसमें आवाज भी आ रही है और तस्वीर भी आ रही है। तो ये इसका काम होता है और उसके जरिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो आप 10 सेकंड तक वर्किंग मेमोरी में डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर ये 10 सेकंड से कम है इसका रिटेंशन टाइम, तो आप चीजों को बहुत जल्दी भूलना शुरू कर देंगे। बच्चे चीजों को बहुत जल्दी भूलना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये रिटेंशन टाइम हम बढ़ा दें तो बच्चे चीजें जल्दी कर सकेंगे। मसलन जब भी बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है तो उसको कुछ चीजें याद रखनी होती हैं, लेकिन अगर वो बहुत जल्दी उन चीजों को भूल जाएगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेगा। इसलिए थिंकिंग प्रोसेस के लिए, सोचने के लिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स का है या रियल लाइफ, आपको अच्छी वर्किंग मेमोरी की शदीद जरूरत है, वरना आप उस तरीके से उस क्वेश्चन को नहीं कर सकेंगे। वर्किंग मेमोरी पे जितनी भी रिसर्च हुई है तो उसे पता चला कि अगर किसी बच्चे की वर्किंग मेमोरी अपनी कैपेसिटी पर काम नहीं करी, जिसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, उसे दिमागी बीमारी भी हो सकती है। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस भी है कि हमारे बच्चों की वर्किंग मेमोरी छोटी है, क्योंकि इसमें कई मरतबा बाय बर्थ भी वर्किंग मेमोरी छोटी होती है। तो अमूमन हमारे बच्चों में वर्किंग मेमोरी को इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ डिसलेक्सिया और ADHD बीमारियों में भी वर्किंग मेमोरी मुतासर होती है। तो अगर आपके बच्चे की खुदा न खास्ता वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी कम है तो इसका मतलब यह है कि वो मैथमेटिक्स और रीडिंग में सबसे ज्यादा सफर करेगा। उसे पढ़ना नहीं आएगा, फ्लुएंसी के साथ वो चीज पढ़ नहीं सकेगा। आप मैथमेटिक्स के उसको क्वेश्चन देंगे 4 × 3, तो वो पूछेगा 4 में क्या जमा करना था मैडम, तो उसको चीजें भूलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप इस बच्चे को कोई टास्क देंगे, कोई क्वेश्चन देंगे, तो वो आधा क्वेश्चन भूल जाएगा। वो आपसे बार बार क्लास में पूछेगा, मैडम आपने क्या कहा था, मैडम आपने क्या बोला था। ऐसे बच्चे जो बार बार ये चीजें पूछते हैं, तो आपको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि उनकी वर्किंग मेमोरी थोड़ी है और उसको बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे बच्चों का वर्बल इंस्ट्रक्शंस देंगी, जुबानी बात बताएंगी, तो उनको याद नहीं रहेगी। आप उनको कहेंगे कि बेटा पानी का कूलर, अगर आप यहां से सीधे जाएं, फिर दाएं मुड़े और फिर बाएं मुड़े, तो पानी का कूलर आ जाएगा। लेकिन वो बच्चा पूरे तरीके से उसे याद नहीं कर पाएगा। वो सीधा जाएगा और फिर बाएं मुड़ जाएगा और वहां पर कूलर ढूंढता रहेगा। तो उसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को याद रखने में बहुत मुश्किल होगी। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनके पास उनकी कैपेसिटी से ज्यादा आ रही है, तो वो गुमसुम रहते हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। और हम ये समझते हैं कि ये बच्चा बहुत केयरलेस है, इसको 4 काम कहे थे और इसने सिर्फ 3 काम किए या इसने 2 काम किए, ये केयरलेस है। लेकिन केयरलेस नहीं है, बल्कि उसको एक मसला है, उसको एक बीमारी का सामना है, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, बहुत आम सी बीमारी है, ज्यादातर बच्चों को होती है और उसका तदारक किया जा सकता है। उस बीमारी को हम कहते हैं कि उसकी वर्किंग मेमोरी अपनी कैपेसिटी पर काम नहीं कर रही। तो मैं आपको लेके चलता हूं डॉक्टर लीजा आर्शीबाल्ड के पास, जो कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, और वो ये कहते हैं कि 40 मिनट तक आपको बच्चों की डेली ऐसी एक्टिविटीज करवानी चाहिए जिनमें उनकी वर्किंग मेमोरी इंप्रूव हो सके, तो आपको पढ़ाई में बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। अब बहुत से साइंसदान ऐसी ट्रेनिंग्स बना रहे हैं जिनमें वर्किंग मेमोरी को इंप्रूव किया जाता है। बाहर के मुल्कों में इन ट्रेनिंग्स को मुआवजे के जरिए स्कूलों में दिया जाता है। और मैं आपको यहाँ पे साइंटिफिक अमेरिकन, जो कि बहुत ही रिप्यूटेड जरीदा है अमेरिका का, उसका आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि वो वर्किंग मेमोरी ट्रेनिंग के डिफेंस में बात कर रहा है। सिर्फ साइंटिफिक अमेरिकन ही नहीं, ऐसी बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जिनमें ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बात की जा रही है जिनसे बच्चों की वर्किंग मेमोरी स्कूल में इंप्रूव हो सकती है, घर में इंप्रूव हो सकती है। और अगर वो इंप्रूव करेंगे तो उनका IQ इंप्रूव होगा
और वो ज़्यादा डाटा प्रोसेस कर सकेंगे और वो जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। तो आपको बहुत सी ऐसी बुक्स का रेफरेंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इन बुक्स का सिर्फ एक मौजू है और वो मौजू ये कि हमने वर्किंग मेमोरी को कैसे बढ़ाना है, और इनके राइटर्स भी आप देख सकते हैं। तो आप इनको यूट्यूब पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। अब मैं आता हूं उस गेम की तरफ जिसकी वजह से, जिस पर बहुत से साइंसदानों ने रिसर्च की। इस गेम को कम अज कम भी मैंने 10 ऐसे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स के जर्नल्स पढ़े हैं जिन्होंने डायरेक्टली इस गेम के बारे में कहा है कि इसको बच्चों को खिलाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों की वर्किंग मेमोरी इंप्रूव हो सके। तो मैं आपको यहाँ पर डॉक्टर जॉन के बारे में बता रहा हूँ, जो कि अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने रिसेंटली एक रिसर्च की है। और उस रिसर्च के बाद उन्होंने कहा कि डुअल एंड बैक ट्रेनिंग या डुअल एंड बैक गेम, अगर आप अपने बच्चों को ये गेम खिलाएंगे तो आपके बच्चे की वर्किंग मेमोरी बहुत ज़्यादा होगी। और इन्होंने बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जो कि मैं आपको लिंक में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आप मिशिगन न्यूज़ में जाकर इनकी पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने बहुत से बड़े सैंपल पर, लोगों के ग्रुप पर ये एक्सपेरिमेंट किए, बच्चों के ग्रुप पर ये एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और वो बच्चे जब दोबारा गए पढ़ाई में तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उन्होंने उनको 30 मिनट तक डेली वर्किंग मेमोरी इंप्रूव करने वाली एक्सरसाइजेस कराई। यहाँ पर मैं आपको जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का रेफरेंस भी दे रहा हूँ। आप इनकी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं और आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं और इनकी रिसर्च को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि मेमोरी को बूस्ट करने के लिए एक सिंपल गेम है जिसे मैंने आपको अभी बताया है, डुअल एंड बैक गेम कहते हैं, और उसके जरिए आपकी वर्किंग मेमोरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। तो अगर आप ये गेम लैपटॉप पर खेलना चाहते हैं तो आप humanbenchmark.com पर जा सकते हैं और वहां पर आप इस गेम को खेल सकते हैं। लेकिन आप एंड्रॉयड पर भी जा सकते हैं और गूगल एप्लीकेशन स्टोर में आपको ये गेम बहुत नजर आएगी। तो इस गेम को डुअल एन बैक का मतलब ये है कि आप एन की जगह कोई भी नंबर लगा सकते हैं। مثلا आप डुअल 1 बैक भी कर सकते हैं, डुअल 3 बैक, जो कि बहुत टफ होगी। लेकिन मैं आपको इस गेम के बारे में थोड़ा सा बताता हूं ताकि आपको मुश्किल ना आए बच्चों को खिलाने में। तो मेरे पास एक पूरे, ये देखें, ये 9 डब्बे हैं, इनमें एक स्क्वायर है और नीचे मेरे पास साउंड है और पोजीशन है। तो यहां पर अगर एक डब्बा आता है नीले रंग का और आवाज आएगी, कोई भी आवाज आएगी, ए आ सकती है, जेड आ सकता है, डी आ सकती है, किसी अल्फाबेट की आवाज आएगी आपको। अगर ए आया तो आपने इंतजार करना है और उसके बाद आपने देखना है कि अब आगे आपने देखा डब्बा नई जगह पर है और साउंड भी नया, बी। उसके बाद अगर ये डब्बा यहां पर आता है और साथ वही एक छोड़ के पिछला वर्ड, बी नहीं याद करना, पिछला वर्ड नहीं, एक छोड़ के पिछला, इसलिए इसे डुअल बैक गेम कहते हैं। वो साउंड अगर उसने रिपीट किया तो आपने फौरन साउंड को क्लिक करना है, क्योंकि इसने पहले ए किया था। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, यहां पर ए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप इसने बी किया, तो इसने ना तो वो पोजीशन ली और ना ही वो साउंड लिया, नई साउंड और नई पोजीशन। और तीसरे में जाकर इसने पोजीशन तो नहीं ले ली, रिपीट नहीं की, लेकिन साउंड रिपीट किया। तो आपने फौरन साउंड पर आना है और कहना है कि इसने पिछला, एक छोड़कर पिछला साउंड रिपीट किया है, और वो आपको एक स्कोर दे देगा। इसी तरीके से अब आपने यहां पर देखना, ये ए है, अब ये यहां पर एफ पर गया। अब ना तो साउंड रिपीट हुआ, क्योंकि इससे पिछला साउंड जो था वो बी था। देखें, इससे पीछे था ए, लेकिन उससे पिछला क्या था, एक छोड़ के बी था। तो अब यहां पर एफ आया, एफ ना तो बी है और ना ही उस लोकेशन पे, तो आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आगे किया तो अब क्या हुआ, यहां पर इसने कहा जेड, लेकिन मुझे पता है कि ये पोजीशन ये पहले भी यूज कर चुका है, एक छोड़ के पिछली पोजीशन में यही पोजीशन यूज की थी इसने ए के लिए। तो मैं फौरन पोजीशन दबाऊंगा कि पोजीशन दोबारा रिपीट हो रही है, साउंड नहीं रिपीट हो रहा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, पीछे चलते हैं। जेड, यहां पर एफ था एक छोड़कर, और यहां पर क्या था, ए, वही पोजीशन थी ना। तो इसलिए अब साउंड रिपीट नहीं हुआ, पोजीशन रिपीट हुई है। तो आपने एक छोड़कर एक अल्फाबेट्स को और उसकी पोजीशन और साउंड को देखते रहना है। जब आप खेलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और आप कम से कम दिन में 30 मिनट अपने बच्चों को ये गेम खिलवाएं और फिर देखें कि उनकी मेमोरी में कितनी इंप्रूवमेंट आती है। मैं आपको यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये मूव करेगा और आपके बच्चे को देखना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो जैसे आपका बच्चा देखेगा तो वो उसको क्लिक कर देगा। आवाज़ यहाँ पर आ नहीं रही, लेकिन इसके साथ आवाज़ भी आएगी। मैं दोबारा आपको दिखाता हूं कि मैं इसको क्लिक कैसे करूंगा। देखिएगा, यहां पर आया 1, ये पोजीशन, फिर इधर आया, फिर उसी ये साथ में पोजीशन क्लिक कर दूंगा, क्योंकि इसने पहले यहां पे पोजीशन ली थी, एक छोड़ के फिर दोबारा उसी पोजीशन पर गया, मैंने पोजीशन को क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से इस गेम को मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। अगर आप
प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको बहुत सी ऐसी गेम्स मिलेंगी, आप अपनी पसंद की कोई भी डुअल एंड बैक, ये नाम याद रखना है, डुअल एंड बैक गेम। ये एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर बहुत सी गेम्स बनी हैं, जिसको यूज करके मेमोरी गेम्स बहुत बनती हैं, लेकिन नीचे प्रिंसिपल डुअल एंड बैक प्रिंसिपल होता है। इस पर बेस करके अगर कोई गेम आपको मिलती है और मैंने आपको उस गेम का तरीका बता दिया है, तो आपने बच्चों को वो गेम अपने मोबाइल पर करके देनी है और उनको कहना है कि आपने 30 मिनट ये डेली गेम खेलनी है। मैं अपने बच्चों को भी ये गेम खिला रहा हूँ ताकि ऐसा ऐसा उनकी वर्किंग मेमोरी बढ़ सके और वो पढ़ाई में भी और उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रियल टाइम दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी तेजी से अपने फैसले कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो गेम को या इस गेम को जरूर खेलिए। और साथ साथ ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज आप अपनी क्लासरूम में भी बना सकते हैं, बच्चों को फ्लैश कार्ड के साथ दे सकते हैं जिससे बच्चे फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं।